बच्चों, आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ 4 चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ये पाठ हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था और पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग को मिल चुकी थी। जितने भी बाल कवि थे उन सभी के लिखी हुई कविताओं का हम लोगों ने रसास्वादन किया और उसको सुनकर हंसी भी आई। तो इस तरह से हम लोगों ने उन बाल कवियों की कविताओं को सुना और अंत में एक बालक द्वारा रची गई कविता को भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वह तुरंत अपनी कविता लिखता है और बहुत ही हंसी के साथ सुनाता है। और आज हम लोग इस कक्षा में इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को समझेंगे और उसके उत्तर को हल करेंगे। और इसलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और इसमें हम लोग प्रश्न अभ्यास से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रश्न क्या है। तो इसमें प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहले सभी छात्र, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी संस्कृत की किताब रुचिरा द्वितीय भागः निकाल लेंगे और उसमें चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम निकालेंगे और उसमें अंत में पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासः पेज को निकालेंगे। 21 पेज नंबर पर है और उससे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है जिन शब्दों का अर्थ पाठ को पढ़ाते समय भी बताया गया है। और अब हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में दिया है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत का अर्थ होता है उच्चारण करो। उच्चारण करना यानी मुंह से बोलना और कुरुत मतलब करो, यानी कि मुंह उच्चारण करना है मुंह से। इन शब्दों को शुद्धता के साथ पढ़ना है। तो इससे हम लोग शुरू करते हैं और इसका उच्चारण करेंगे और सभी बच्चे अभ्यास करेंगे इसको पढ़ने का। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पे दिया है ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। तो ऊपरी ऊपर को कहते हैं और अधः नीचे को कहते हैं। अधः मतलब नीचे और ऊपरी मतलब ऊपर। तो अधः शब्द भी इसमें दिया हुआ है। तो ऊपरी शब्द यानी कि ऊपर। तो ऊपरी, यहाँ पे ऊपरी छोटी की मात्रा है ऊपरी। और दूसरा शब्द है अधः। अधः यानी नीचे। उच्चैः। उच्चैः का अर्थ होता है जोर से। उच्चैः जोर से। नीचैः। नीचैः और उच्चैः का अर्थ ऊंचे से भी होता है, ऊंचाई से भी, यानी कि कोई चीज़ ऊंचाई पर है तो उसके लिए उच्चैः शब्द का प्रयोग होता है। और नीचैः मतलब नीचे। बहिः। बहिः का अर्थ है बाहर। अलम। अलम का अर्थ है मना करने के अर्थ में भी होता है और पर्याप्त के भी अर्थ में होता है। जैसे कि इतना मेरे लिए बहुत है, पर्याप्त है। और मना करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे झगड़ा मत करो, तो मना करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कदापि। कदापि मतलब कभी भी। अंतः। अंतः मतलब अंदर। पुनः। पुनः मतलब फिर से। कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। ये प्रश्न करवाते समय भी बहुत बार बताया गया है। कुत्र मतलब कहाँ। कदा मतलब कब। कदा का अर्थ होता है कब। और एकदा मतलब एक बार। एकदा का अर्थ है एक बार। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहले प्रश्न में दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण के साथ उसे बोलना है और बच्चे उसका अभ्यास करेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। तो अब हम लोग करते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में तो पहले प्रश्न को जो है केवल अभ्यास करना है, उच्चारण करना है, इसलिए वो जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से उसे पढ़ना है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर इसे लिखना है, कॉपी में भी करना है। इसके बाद जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखना है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर समझेंगे। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि मंजुषातः। मंजुषातः यानी कि
जो बॉक्स बना हुआ है उसको मंजूषा कहते हैं। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषातः पहले भी ये शब्द आया है बॉक्स में। अव्यय पदानि दिए गए शब्दों में से वो अव्यय शब्द हैं, उनमें से अव्यय पद चुनकर वाक्यानि पूरयत वाक्य पूरे करो। जब भी प्रश्न पूछा जाता है कि सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो तो उसमें हमें उत्तर वाक्य में लिखना चाहिए और उसमें जो रिक्त स्थान है उसे पूरा करते हुए सही शब्द से। तो अब हम लोग पहले यहाँ पे मंजूषा में जो शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ समझेंगे। ये सभी अव्यय पद हैं। तो अव्यय पद वे होते हैं जो किसी भी लिंग वचन के अनुसार वो बदलते नहीं हैं। कोई भी लिंग हो ये इसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं, कोई भी वचन हो इनका रूप नहीं बदलता है। तो यहाँ पे पहला शब्द दिया है अलम। अलम मना करने के अर्थ में है मत करो। और अंतः मतलब अंदर, बहिः मतलब बाहर, अधः मतलब नीचे और ऊपरी मतलब ऊपर। तो इस तरह से ये शब्द दिए गए हैं, सबका अर्थ मालूम है। और अब हम वाक्य समझकर उसमें सही शब्द को भरेंगे। तो पहला यहाँ पे क दिया हुआ है वृक्षस्य। वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जैसे वृक्ष शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग है तो बालक की तरह इसका रूप चलता है। तो जैसे षष्ठी विभक्ति में बालकस्य होता है वैसे ही यहाँ पे वृक्ष शब्द से वृक्षस्य होगा। वृक्षस्य यानी पेड़ के। खगाह वसंती। खगाह मतलब पक्षी, बहुत से पक्षी। खगाह शब्द बहुवचन है तो बहुत से पक्षी वसंती मतलब रहते हैं। तो यहाँ पे पेड़ के अलम का अर्थ है मना करना। अंतः मतलब अंदर, तो पेड़ के अंदर तो पक्षी रहेंगे नहीं। बहिः मतलब बाहर, पेड़ के बाहर भी पक्षी नहीं रहेंगे। अधः मतलब नीचे और ऊपरी मतलब ऊपर, तो पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। तो यहाँ पर सही शब्द आएगा ऊपरी। तो प्रश्न 2 सभी लोग इसको लिखेंगे और इसमें जो है ये उत्तर 2 में क में सबसे पहले हम लोग सही शब्द भरेंगे ऊपरी। तो ऊपरी शब्द यहाँ पर आएगा और पूरा वाक्य वैसे ही रहेगा, केवल ये शब्द आपको खाली जगह में भरना है। और अब हम लोग दूसरा ख वाला समझेंगे प्रश्न। विवादेन। विवाद कहते हैं झगड़े को, झगड़ा करना, बहस करना। विवादेन तो झगड़ा करने के लिए यहाँ पे हम वो शब्द लेंगे जो मना करने के अर्थ में है। तो उसके लिए यहाँ पर अलम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अलम विवादेन। और अगर हम यहाँ पर अलम शब्द भरते हैं तो इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा अलम विवादेन, अर्थात झगड़ा मत करो, विवाद मत करो। तो यहाँ पे उचित शब्द होगा अलम। तो ख में हम लोग यहाँ पर भरेंगे अलम। और अलम का अर्थ होता है मना करने के अर्थ में और पर्याप्त के अर्थ में। और इस तरह से हम लोगों ने क में ऊपरी भरा और ख में अलम भरा। अब हम लोग देखेंगे ग। और ग में प्रश्न दिया हुआ है वर्षा काले गृहात। वर्षा काले, काल कहते हैं समय को और वर्षा का मतलब सभी जानते हैं बरसात, जब बारिश होती है। तो वर्षा के समय अर्थात बारिश के समय गृहात। गृहात शब्द जो है वो पंचमी विभक्ति एक वचन का है, घर से। गृहात मतलब घर से। माँ गच्छ। माँ कहते हैं मत, गच्छ मतलब जाओ, मत जाओ। माँ शब्द का अर्थ यहाँ मना करने के अर्थ में है कि मत जाओ। गच्छ मतलब जाओ और माँ मतलब मत जाओ। तो यहाँ पे वर्षा काले गृहात, घर से अंदर तो बोलेंगे नहीं, बाहर बोलेंगे। और बाहर के लिए यहाँ पे शब्द आया है बहिः। बहिः का अर्थ होता है बाहर। तो ग में हम लोग सही शब्द भरेंगे बहिः। तो बहिः का अर्थ होता है बाहर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे घ वाला प्रश्न कि घ में क्या पूछा है।
तो घ में पूछा है कि मंचस्य जो वाक्य दिया है, पहले उसका अर्थ पढ़ेंगे खाली जगह को छोड़कर। तो मंचस्य मतलब मंच के, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। मंचस्य, मंच के यानी जो स्टेज बना है उस मंच के ऊपर। तो मंच के श्रोतारः, श्रोतारः मतलब श्रोतागण जो कविताएं सुनने के लिए आए हैं, हास्य कवियों द्वारा जो कविताएं सुनने के लिए आए हैं वो श्रोता हैं। तो श्रोतारः यानी श्रोता। उपविष्टाः सन्ति, उपविष्टाः का अर्थ है बैठे हुए हैं, सन्ति मतलब हैं, और उपविष्टाः का अर्थ है बैठे हुए। तो इस तरह से मंच तो ऊपर होता है और श्रोतागण नीचे बैठते हैं। तो नीचे के लिए यहाँ पे शब्द आया है अधः। तो यहाँ पे हम लोग घ में सही शब्द भरेंगे अधः। अधः मतलब नीचे, श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। तो अधः यहाँ पे उचित शब्द है। और अब हम लोग देखेंगे पांचवा अंग वाला वाक्य कि इस वाक्य में कौन सा शब्द हम भरें जिससे कि ये सही ढंग से पूरा हो जाए। तो यहाँ पे छात्राः विद्यालयस्य, छात्राः बहुवचन है ये, बहुत से छात्र विद्यालयस्य विद्यालय के प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश तो अंदर किया जाएगा, तो इसके लिए एक ही शब्द यहाँ पे बचा है अंतः। तो विद्यालय के अंदर प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं, और अंदर के लिए अंतः शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंतः। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा अंतः। तो इस तरह से पांचों वाक्य के खाली जगह भर गए हैं और ये प्रश्न पूरा हो गया है। अब हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में लिखा है कि अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध का मतलब होता है जो गलत है, अशुद्ध मतलब जो गलत है, पदम मतलब पद, चिनुत मतलब चुनो। जो कई शब्द दिए हैं उसमें से एक गलत शब्द चुनना है। तो अब यहाँ पे हम क में देखेंगे कि क में कितने शब्द दिए हैं और उसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है क में गमन्ति यानी गमन्ति शब्द, और फिर यच्छन्ति, यच्छन्ति का अर्थ होता है देते हैं, और पृच्छन्ति मतलब पूछते हैं, धावन्ति मतलब दौड़ते हैं। तो ये तीनों शब्द बाद वाले सही हैं, लेकिन गमन्ति नहीं होता है, गमन्ति की जगह पे गच्छन्ति होता है। तो गमन्ति शब्द गलत है क्योंकि गम धातु से जो रूप बनता है वह गच्छन्ति बनता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द अलग करना है उसमें हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम उत्तर 3 लिख रहे हैं, उत्तर 3, और इसमें हम लोग पहले लिखेंगे क का, और क में आ जाएगा गमन्ति। तो यहाँ पे गमन्ति शब्द जो है वो गलत है, अशुद्ध है, तो यहाँ पे हम लोग गमन्ति शब्द लिख दिए। तो ये आंसर इस तरह से उत्तर 3 का है। और अब हम लोग ख का शब्द देखेंगे कि इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें रामेण, यहाँ पे रामेण में र का प्रयोग है इसलिए ड़ हुआ है, रामेण ये बिल्कुल सही है। गृहेण घर, यहाँ पे गृह से गृहेण बना है, ये भी सही है। सर्पेण ये भी सही है। और गजेण, गजेण में ड़ नहीं होता है, न होता है, गजेन होता है। तो यहाँ पर गजेण शब्द अशुद्ध है। तो जो शब्द अशुद्ध होता है उसको उसी तरह से लिखते हैं, उसे सही करके नहीं लिखना है, उसे जैसा यहाँ पे दिया है बस उसी को अंडरलाइन करके उसको खाली जगह में भर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा गजेण। तो ये गजेण शब्द हो गया। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ग वाली लाइन, और ग में है लतया, लतया, मातया। यहाँ पे मातया शब्द नहीं होता है, मात्रा शब्द होता है। रमया, निशया, ये स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए इसका रूप ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे मातया शब्द गलत है क्योंकि इसकी जगह मात्रा शब्द होता है। तो यहाँ पे मातया ये अशुद्ध है, तो यहाँ पे हम लोग मातया लिखेंगे। और अब हम लोग घ का करेंगे।
घ में दिया हुआ है लते, रमे, माते और प्रिय। तो यहाँ लते, रमे, प्रिय ये बिल्कुल सही है और यहाँ पे मात्रे शब्द होना चाहिए, तो ये अशुद्ध है, तो माते। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न। अंगा में लिखा है लिखति, तो लिखति ये सभी बच्चे पहले भी प्रयोग कर चुके हैं, क्लास 6 में भी पढ़े हैं और ये अच्छे से जानते हैं लिख धातु से लिखति बनता है। और गर्जति ये भी सही है, फलति ये भी सही है और सेवति ये गलत है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेवति। तो सेवति शब्द जो है ये अशुद्ध है। और इस तरह से हम लोग प्रश्न 3 का यहाँ पर क, ख, ग और घ अंगा ये 5 शब्दों को हम लोगों ने पूरा किया और ये प्रश्न 2 का है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4 पे। और प्रश्न 4 में लिखा हुआ है कि मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषातः यानी मंजूषा से, इधर दूसरे प्रश्न में भी ये शब्द आया था, मंजूषा से समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक शब्द चुनकर लिखना है। तो समानार्थक का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला, जिसका अर्थ एक समान होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मंजूषा में शब्द दिया है उसका अर्थ क्या है और यहाँ पे जो शब्द दिया है उसके आगे हमें कौन सा शब्द लिखना चाहिए। तो सबसे पहले है प्रसन्नतायाः। प्रसन्नतायाः यानी प्रसन्नता, चिकित्सकम यानी चिकित्सक, डॉक्टर, लब्ध्वा, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करना, शरीरस्य, शरीरस्य मतलब शरीर का, और दक्षाः मतलब दक्ष, प्रवीण। तो अब हम लोग यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं शब्द उसका उत्तर खोजेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द दिया है प्राप्य। तो यहाँ प्राप्य का मतलब है प्राप्त करना। तो प्राप्त करने के अर्थ में जो शब्द दिया हुआ है उसका हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग ये भी सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे क्योंकि शब्द उसी में लिखा हुआ है और उसमें खाली देखना है और शब्दों को निशान लगा लेना है। और जो बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं वो भी लिख लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 3 वहाँ पर हो गया, अब ये प्रश्न 4 करेंगे। इसमें नंबर नहीं लिखा है लेकिन हम यहाँ पर नंबर डालेंगे और उसके आगे शब्द लिखकर उसका जो है समानार्थक शब्द लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राप्य है, तो प्राप्य यानी प्राप्त करना, और जो मंजूषा में दिया है उसमें तीसरा शब्द है लब्ध्वा, जिसका अर्थ होता है प्राप्त होना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लब्ध्वा। तो आंसर लिखने के लिए पहले हमें शब्द लिखना चाहिए। एक हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे लब्ध्वा, ये सही है। पहले के आगे, पहले शब्द के आगे लब्ध्वा लिखा जाएगा खाली जगह में, तो ये शब्द खाली जगह में लिखा जाएगा। और अब है ख, कुशलाः। कुशल, प्रवीण, ये सारे शब्द जो है वो कुशल के अर्थ में होते हैं और इसी को दक्ष भी कहा जाता है। तो दक्षाः, तो यहाँ पे दूसरा शब्द आ गया दक्षाः, ये भी खाली जगह में भरा जाएगा। और अब है ग। ग का हम लोग शब्द देखेंगे। 2 शब्द इसमें से कम हो गए, एक लब्ध्वा और एक दक्षाः। अब बचे 3 शब्द, तो इसी में से हमें उत्तर खोजना होगा। तो हर्षस्य, हर्ष का मतलब सभी जानते हैं खुशी होता है, तो हर्षस्य, और इसके लिए सबसे पहला शब्द दिखाई दे रहा है प्रसन्नतायाः। तो हर्ष का मतलब खुशी और इसके लिए प्रसन्नतायाः शब्द हो जाएगा, प्रसन्नतायाः। तो यहाँ पे प्रसन्नतायाः ये शब्द लिखा गया, विसर्ग रहेगा क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा है। तो प्रसन्नतायाः, और इसके बाद है देहस्य। देहस्य का अर्थ होता है शरीर, और शरीर यहाँ पे लिखा हुआ है, देह मतलब शरीर होता है। तो यहाँ पे ये खाली जगह में आ गया। अब है शरीरस्य, शरीर का, तो ये यहाँ पे शरीरस्य शब्द खाली जगह में आ गया।
और अब हम लोग देखेंगे वैद्यम। वैद्य को चिकित्सक कहते हैं और यहाँ पर इसके लिए चिकित्सकम शब्द का प्रयोग हुआ है, पाठ में भी ये प्रयोग आया है, इसलिए चिकित्सकम। चिकित्सकम इसका सही शब्द होगा और यहाँ पे हम लोग चिकित्सकम शब्द भरेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि प्रश्न 4 में सही शब्द खोजकर हम लोगों ने भरा है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में यहाँ पर लिखा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसमें बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए हैं, तो जिसमें नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 5वें का क वाला प्रश्न देखेंगे। अभी सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द, आपको खाली मिलाना है। तो इस तरह से चौथे का क, ख, ग, घ और अंगा ये चारों पूरा हो गया है। अब हम लोग 5वें प्रश्न में एक पद में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है ये समझ के और उसका उत्तर पाठ में क्या आया है ये हमें जानना है। तो नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। पहला है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कति मतलब कितने। अगर बच्चों आपके पास पेंसिल है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्दों के अर्थ लिख लिया करिए ताकि धीरे धीरे वो सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कति मतलब कितने, बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, कितने बाल कवि बैठे हुए थे, बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे संति का प्रयोग है, बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 4 बाल कवि आए थे, तो हम लोग इसमें आंसर लिखेंगे चत्वारः। तो यहाँ पे हम लोग अब शुरू करते हैं प्रश्न 5 का। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखें। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न की जगह पे हम लोग कर देंगे 5वां प्रश्न और 5वें प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो ये शुरू हो गया 5वां प्रश्न और इसमें ये नंबर है, इसके आगे हम लोग एक पद में उत्तर लिखेंगे। तो 4 बाल कवि थे तो उत्तर एक पद में हो जाएगा चत्वारः। चत्वारः ये संख्या आप लोगों ने पढ़ा भी है, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। तो चत्वारः 4 के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है ख के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो जो सुनने आए थे कविता, जो हास्य कविता सुनने आए हैं वे शोर कर रहे हैं, तो उसके लिए श्रोतारः शब्द आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे श्रोतारः। श्रोतारः यानी श्रोता, जो कि वहाँ पर कविता सुनने आए हैं, हास्य कविता सुनने आए हैं। और अब है तीसरा प्रश्न ग, जिसमें लिखा है कि गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। कम मतलब किसको, उद्देश्य, उद्देश्य करके, काव्यम प्रस्तौति काव्य प्रस्तुत किया। यानी कि गजाधर नाम का जो बाल कवि था वो किसको उद्देश्य करके अपनी कविता प्रस्तुत किया। तो आधुनिकम वैद्यम। तो यहाँ पर आ जाएगा आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके उसने कविता लिखी थी, तो आधुनिकम वैद्यम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और इसको दिया पढ़ा जाता है वैद्यम। और अब हम लोग करेंगे घ। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरते हुए आता है। आवर्तयति मतलब हाथ फेरता है, किसके ऊपर हाथ फेरता है। तुंदिलः कस्य ऊपरी, तुंदिल किसके ऊपर, हस्तम आवर्तयति हाथ फेरता है। तो इसका आंसर है तोंद के ऊपर, जो उसका निकला हुआ पेट था, जो तोंद था उसके ऊपर। तो तुंदस्य, तुंदस्य यानी कि तोंद के, तुंदस्य ऊपरी हो जाएगा। तो ये एक शब्द में आंसर हम लोग लिख रहे हैं तुंदस्य यानी कि तोंद के। अब है अंगा। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में पुनः पुनः मतलब बार बार, कानि मतलब क्या, भवन्ति मतलब होते हैं। तो यहाँ पे ये शरीर हमें बार बार मिलता है क्योंकि मरने के बाद फिर जन्म होता है। तो इस तरह से ये शरीर हमें बार बार मिलता है।
तो शरीराणि, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शरीराणि यानी कि शरीर। ये शरीर तो बार बार मिलता है। अब है च, किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके, कृत्वा मतलब करके, घृतम पिबेत घी पीना चाहिए। तो यहाँ पे आया था कि कर्ज लेकर, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो ऋणम, तो यहाँ पे च का उत्तर हो जाएगा ऋणम, ऋणम कृत्वा। हाँ, तो यहाँ पे ऋणम शब्द लिखेंगे, ऋण करके यानी कि कर्ज लेकर। तो इस तरह से ये हम लोगों ने देखा कि एक शब्द में एक पदेन उत्तरत है, तो यहाँ पे ये उत्तर किया गया। और अब हम लोग प्रश्न 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। और प्रश्न 6 में पूछा है मंजुषातः, फिर वही शब्द आया है मंजुषातः यानी कि मंजुषा में, और वहाँ पे बॉक्स में सारे शब्द लिखे हुए हैं। और ये एक छोटी सी कहानी है, और ये कहानी है एक राजा की जहाँ की जिसके पास एक बहुत ही प्रिय बंदर रहता है। इसका अर्थ हम बताएंगे पढ़ाते समय, और यहाँ पे पहले जो शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ हम लोग समझ लेंगे, और जैसे जैसे हम लोग वाक्य पढ़ेंगे वैसे वैसे हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो ये कहानी के अनुसार जो है पूरी कहानी दिया हुआ है एक अनुच्छेद में, और इसमें खाली जगह को भरना है। और ये कहानी संक्षेप में बता देते हैं कि एक राजा था, जो उसका प्रिय बंदर था, वो उस राजा की जो है वो देखभाल करता था। और पंखे से तभी एक मक्खी जो है वो राजा की नाक के ऊपर आकर बैठती है, और फिर वो क्या करता है ये इस कहानी में हम लोग पढ़ते समय समझ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द दिया है मंजुषा में नासिकायाम एव, यहाँ पे नासिकायामेव यानी कि नासिका में ही, वारम वारम बार बार, खड्गेन, खड्गेन मतलब तलवार से, दूरम मतलब दूर, मित्रता यानी कि दोस्ती, मक्षिका यानी मक्खी, व्यजनेन, व्यजनेन मतलब पंखा, उपाविशत बैठ गई, छिन्ना, छिन्ना मतलब कट गई, सुप्तः सोया हुआ, प्रिय मतलब प्रिय। तो अब हम लोग ये कहानी शुरू करते हैं, जिसमें पहला वाक्य है पुरा, पुरा मतलब बहुत पहले, एकस्य नृपस्य, एक राजा का, नृपस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, एक राजा का, एकह एक वानरः आसीत, बंदर था। तो यहाँ पे कैसा बंदर था, तो प्रियः शब्द आया है मंजुषा में, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे प्रियः। तो सबसे पहला शब्द हम लोग जो भरेंगे वो है प्रियः। तो सभी बच्चे यहाँ पर प्रियः शब्द भर देंगे, और उसके बाद आएगा एकदा नृपः सुप्तः आसीत। एकदा मतलब एक बार, नृपः मतलब राजा, आसीत मतलब था, कैसा था, सुप्तः। तो यहाँ पे सुप्तः शब्द है, तो एक के नीचे एक हम शब्द लिखते जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को, आप लोग को पता रहे कि किसके बाद कौन सा शब्द भरना है। तो ये हम लोग करेंगे प्रश्न 6 का। तो प्रश्न 6 का सबसे पहले हम लोग शब्द भरे थे प्रियः, ये सभी शब्द खाली जगह में भरे जाएंगे, और दूसरा था सुप्तः, सोया हुआ। और अब हम लोग आगे की लाइन पढ़ेंगे कि वानरः तम अविजयत, बंदर उसे, अविजयत मतलब पंखा झल रहा था, व्यजनेन पंखे से, यहाँ पे व्यजनेन शब्द आएगा, पंखे से उसे हवा कर रहा था। और फिर तदैव एका, तभी एक, नृपस्य नासिकायाम एका मक्षिका, यहाँ पे मक्षिका शब्द आएगा, एक मक्खी उसकी, राजा की, नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, उपाविशत मतलब आकर बैठ गई, नासिकायाम मतलब नासिका पर, उसकी नाक पर, राजा की नाक पर उपाविशत बैठ गई। और फिर यद्यपि वानरः, यद्यपि बंदर, वारम वारम, वारम वारम बार बार, उसको, तम
वारम वारम व्यजनेन पंखे से, ताम मतलब उसको, निवारयति स्म भगा रहा था, हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य, फिर भी वह बार बार राजा की नासिकायामेव, नासिका पर ही उपविशति स्म, बैठ जा रही थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में मक्खी को, हंतुम मतलब मारने के लिए, खड्गेन, खड्गेन मतलब, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे खड्गेन, खड्गेन यानी तलवार से। यहाँ नंबर डाल लेते हैं, पहला दूसरे खाली जगह में, तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें और ये आठवें खाली जगह में भरा जाएगा। तो खड्गेन मतलब तलवार से, प्रहारम अकरोत, प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय, मक्खी तो उड़कर, दूरम गता, तो यहाँ पे 9वें पर लिखेंगे दूरम, दूरम गता मतलब दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई, छिन्ना मतलब कट गई। और फिर अतः एवोच्यते, और इसीलिए कहा गया है कि मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता, नहीं अच्छी है मित्रता मूर्ख लोगों के साथ। तो यहाँ पे 11वें पर आ जाएगा मित्रता। तो ये शब्द सारे हो गए मित्रता के। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अंतिम, जिसमें कि विलोम शब्द जोड़ना है, प्रश्न 7। और विलोम शब्द यहाँ पे हम लोग देखेंगे और उसको मिलाते जाएंगे। तो सबसे पहले है अधः, और दूसरे में यहाँ पर ऊपरी शब्द दिया है, तो अधः को मिलाएंगे ऊपरी से। तो ये बच्चे बहुत आराम से अपने से कर सकते हैं। तो सभी लोग अधः को मिलाएंगे ऊपरी से, अंतः को मिलाएंगे बहिः से, और दुर्बुद्धे को सुबुद्धे, उच्चैः को नीचैः से। उच्चारण पर आप ध्यान देंगे तो तुरंत शब्द जो है समझ में आ जाएगा। उच्चैः नीचैः, दुर्लभम सुलभम। तो इस तरह से विलोम शब्द जोड़ना है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये सारे शब्द जो है, अधः का अर्थ है नीचे, ऊपरी का ऊपर, अंतः बहिः, दुर्बुद्धेः सुबुद्धे, उच्चैः नीचैः, दुर्लभम सुलभम। तो ये सारे प्रश्न आज हम लोग इस पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम का पूरा किए। और सभी बच्चे ये सारे शब्दों को खाली जगह में भर कर, और इससे पहले भी जितने प्रश्न कराए गए हैं उन सब को अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ के साथ शुरू करेंगे। तो धन्यवाद सभी बच्चों को, और आप लोग अपना काम पूरा करिएगा।